नमस्कार विद्यार्थियों, 11th इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग 10th पास आउट करके 11th में प्रवेश ले रहे हैं और कई बार बहुत सारे असमंजस हमारे मन में रहते हैं कि क्या सब्जेक्ट लिया जाए, क्या नहीं लिया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी रुचि के अनुसार जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है सब्जेक्ट वही लें, क्योंकि यदि रुचि के अनुसार आप सब्जेक्ट लेंगे तो आगे आपकी रुचि सदैव उसमें बनी रहेगी और उसमें वो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। यहाँ इतिहास पढ़ाने का मेरा उद्देश्य इतना ही है कि कई बार यद्यपि आपने 9th 10th 8th क्लास में SST में इतिहास को पढ़ा है, चाहे वो संक्षिप्त रूप में ही पढ़ा हो, परंतु अब जब हम इतिहास को एक विषय के रूप में ले रहे हैं तो हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि वास्तविकता में इतिहास हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो देखिए, यदि हम ये देखें कि व्यक्ति को जीवन यापन के लिए आजीविका की आवश्यकता होती है और आज के वर्तमान युग में प्रतियोगिता का दौर चल रहा है और प्रतियोगिता के अंतर्गत आप जानते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं अपनी आजीविका के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं। तो इन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इतिहास एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रतियोगिता की जो परीक्षाएं होती हैं इनके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो इतिहास से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम विषय के रूप में एक इतिहास को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो हमें सभी तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे क्लियर होते हैं और आगे के लिए हमें काफ़ी लाभदायक होते हैं। तो यहाँ पर इसी उद्देश्य से मैं आपको इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले जब हम किसी भी सब्जेक्ट को लेते हैं तो हमारे मन में ये जिज्ञासा होती है कि ये सब्जेक्ट है क्या। जैसे हम इतिहास की बात करें तो इतिहास क्या है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट की कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं हो सकती, लेकिन हम फिर भी प्रत्येक सब्जेक्ट को अपनी अपनी दृष्टि से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इतिहास क्या है, इस विषय में आपने भी पिछली कक्षाओं में सुना होगा कि अतीत की जो घटनाएं हैं, अतीत का जो ज्ञान है वही इतिहास है। यद्यपि ये परिभाषा कुछ हद तक ठीक भी है, परंतु इसे हम संपूर्ण नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जैसे हमने बात की कि किसी भी विषय की कोई एक पर्टिकुलर परिभाषा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम इसको किस प्रकार से डेफिनेट करेंगे, किस प्रकार से इसको परिभाषित करेंगे, तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पर संभावनाएं व्यक्त करते हैं। और इसके साथ साथ इतिहास ऐसा विषय है जो हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ हमें हमारी सांस्कृतिक परंपराओं आदि की जानकारी भी उपलब्ध करवाता है। इससे हमारा ज्ञानवर्धन तो होता ही होता है, इसके साथ साथ हमें आजीविका के क्षेत्र में भी ये काफ़ी सहयोग करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यह बात कर रहे हैं इतिहास की। तो इतिहास क्या है? तो देखिए, अब तक आपने पढ़ा कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है। यदि मैं ये कहूँ कि ये परिभाषा पूर्णतः सही नहीं है तो फिर क्या होगी? हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल से लेकर के जब मानव का पदार्पण हुआ पृथ्वी पर, तो प्राचीन काल से लेकर के और वर्तमान तक की जो घटनाएं हैं उनका तिथि क्रम के आधार पर जो संकलन है उसी को हम इतिहास की संज्ञा दे सकते हैं। तात्पर्य ये है कि प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक की जो भी प्रमुख घटनाएं हैं, अब यहाँ पर प्रमुख घटनाओं शब्द जो आया है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में डेफिनेट करूँगा। प्रमुख घटनाओं का तिथि क्रम के आधार पर, तिथि क्रम का तात्पर्य है कि एक के बाद दो ही आएगा, दो के बाद तीन ही आएगा, ये नहीं कि एक के बाद पाँच आ रहे हैं। तो तिथि क्रम के आधार पर जो संकलन किया जाता है इन घटनाओं का, उसको हम इतिहास की संज्ञा दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक परिभाषा देने का हमने प्रयास किया है। यद्यपि हो सकता है ये भी पूर्ण ना हो, लेकिन फिर भी इसको कुछ हद तक हम इसको समझने का इसमें प्रयास कर सकते हैं। तो अभी हमने बात की कि इतिहास क्या है। तो इतिहास क्या है? प्राचीन काल से लेकर
वर्तमान तक की प्रमुख घटनाओं का तिथि क्रम के आधार पर संकलन को इतिहास की संज्ञा दी जा सकती है। तो यदि परिभाषा के तौर पर हम देखें तो इसे इस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए, केवल हमारे लिए इतना जानना ही काफ़ी नहीं कि इतिहास क्या है। ठीक है, ये तो प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक की प्रमुख घटनाओं का जो तिथि क्रम के आधार पर संकलन है वो इतिहास की संज्ञा हम उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रमुख घटनाएं क्या चीज़ है? तो देखिए, प्रमुख घटनाएं ऐसी घटनाएं जो किसी एक समाज को प्रभावित करें, जो किसी एक क्षेत्र विशेष को प्रभावित करे, उन्हें प्रमुख घटनाओं के तौर पर लिया जाता है। जैसे हम यदि विश्व का इतिहास पढ़ें तो विश्व इतिहास में उन्हीं को प्रमुख घटनाएं माना जाएगा जो संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती हों। जैसे हम बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई, ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो ये जो औद्योगिक क्रांति है ये इंग्लैंड में प्रारंभ हुई, लेकिन इसे विश्व इतिहास में स्थान दिया गया है। इसका कारण ये है कि ये जो इंग्लैंड में प्रारंभ औद्योगिक क्रांति हुई, ये धीरे धीरे बाद में सभी देशों में, सभी विश्व के सभी स्थानों पर ये फैल गई। तो एक तरह से इसने संपूर्ण विश्व को क्या कर दिया? प्रभावित कर दिया। इसलिए इसे प्रमुख घटनाओं में शामिल किया जाता है। ऐसे ही यदि हम देखें तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई उसे भी प्रमुख घटना माना जाता है विश्व इतिहास के संदर्भ में। तो उसे प्रमुख घटना क्यों माना जाता है? भाई, क्रांति तो फ्रांस में हुई थी, लेकिन वो जो क्रांति हुई थी, आपने पिछली कक्षाओं में ये भी पढ़ा है, वो जो क्रांति हुई थी फ्रांस की राज्य क्रांति, वो किस लिए हुई थी? स्वतंत्रता के लिए हुई थी। एक तरह से फ्रांस की राज्य क्रांति में स्वतंत्रता का नारा दिया गया था। तो ये जो स्वतंत्रता की जो भावना है वो फ्रांस से ही प्रज्वलित हुई और धीरे धीरे विश्व के अन्य देशों में फैली। इसलिए इसको, और धीरे धीरे इसने जब विश्व के अन्य देशों में फैली तो संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर दिया। स्वतंत्रता की जो भावना थी वो अन्य देशों के नागरिकों में भी जागृत हुई, इसलिए इसे प्रमुख घटनाओं में रखा जाता है। तो तात्पर्य ये है कि यदि हम प्रमुख घटनाओं की बात करें तो ऐसी घटनाएं जो किसी एक समाज को या फिर किसी एक क्षेत्र विशेष को प्रभावित करे वो प्रमुख घटनाएं आती है। अब क्षेत्र विशेष की बात करें तो जैसे भारत के संदर्भ में हम भारतीय इतिहास की यदि बात करें तो भारतीय इतिहास में जैसे हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है वो केवल हमको भारतीय इतिहास में पढ़ने को मिलता है, विश्व इतिहास में नहीं मिलता। इसका कारण ये है कि उसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित नहीं किया, केवल उसने भारत को प्रभावित किया है। ऐसे ही राजस्थान के यदि हम इतिहास पढ़ें तो केवल वही घटनाएं जो राजस्थान को प्रभावित करे और भारत के अन्य क्षेत्रों पर उसका कोई फर्क ना पड़े तो फिर वो केवल राजस्थान के इतिहास में ही पढ़ा जाएगा। लेकिन यदि राजस्थान की कोई ऐसी घटना जो संपूर्ण भारत को प्रभावित कर दे, भारतीय क्षेत्रों को प्रभावित करे, तो फिर वो भारतीय इतिहास में स्थान बना पाएगी। तो इस प्रकार से क्षेत्र विशेष के आधार पर, समाज के आधार पर किसी क्षेत्र को या समाज को या संपूर्ण विश्व को या किसी एक देश को प्रभावित करने वाली जो घटनाएं होती है वो प्रमुख घटनाएं होती है। सभी घटनाओं को हम प्रमुख घटनाएं नहीं मान सकते। अब हम बात कर रहे हैं इसके तिथिक्रम की। तिथिक्रम का तात्पर्य जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तिथिक्रम का तात्पर्य जैसे अभी 2020 चल रहा है, उसके बाद 2021 आएगा, 2022 ही आएगा। तो हम यहाँ पर जो घटनाएं घटित हो रही है, जैसे 2019 में जो घटनाएं घटित हुई उनको पहले रखेंगे, 2020 में जो घटनाएं घटित हुई उनको उसके बाद रखेंगे और 2021 में जो घटनाएं घटित होंगी उनको 2020 के बाद ही रखा जाएगा। तो यहाँ पर ये तिथिक्रम होना भी बहुत आवश्यक है, तभी इतिहास को समझा जा सकता है। तो मेरे ख्याल में आपकी जो परिभाषा हमने देने का प्रयास किया है उससे आपके समझ में आ गया होगा कि प्राचीन काल से जब मानव का पदार्पण हुआ तब से लेकर के वर्तमान तक की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको तिथिक्रम के आधार पर संकलित किया जाना ही इतिहास की संज्ञा दी